नमस्कार। आज हम महाकवि केशव के प्रकृति चित्रण पर बात कर रहे हैं। महाकवि केशव कठिन काव्य के प्रेत माने जाते हैं, आचार्य माने जाते हैं। उनके काव्य सौंदर्य पर, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर हम पहले 2-3 वीडियो बना चुके हैं। आप इनकी लाइब्रेरी में जाकर देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं महाकवि केशव का प्रकृति चित्रण। केशव वैसे हृदयहीन कवि माने जाते हैं और प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए हृदय होना बहुत जरूरी है। जो कवि कोमल भावनाओं से अनुप्रेरित होगा, जिसके मन में प्रेम का भाव स्वतः जागृत होगा, जो सहज सरल प्रवाहमयी धारा में बहता होगा, वह कवि प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकता है और प्रकृति चित्रण बहुत खूबसूरत तरीके से कर सकता है। चूंकि बिहारी केशवदास मूल रूप से कठिन काव्य के प्रेत हैं, आचार्यत्व के समस्त गुणों को लिए हुए हैं, अलंकारवादी कवि हैं, चमत्कारवादी कवि हैं। इसलिए इनके काव्य में जो प्रकृति चित्रण आया है वह भी बहुत सतही आया है, वह भी रूखा सूखा प्रकृति चित्रण है। अधिकतर प्रकृति चित्रण इनकी रामचंद्रिका में देखने को मिलता है। जब राम सीता को खोज रहे होते हैं तब, या अनेक अन्य प्रसंगों में वहां पर प्रकृति चित्रण दिखाई देता है। तो डॉक्टर पीताम्बर दास बर्थवाल कहते हैं कि प्रकृति के सौंदर्य से उनका हृदय द्रवीभूत नहीं होता। वह प्रकृति में मनुष्य के सुख दुख के लिए सहानुभूति नहीं पाते, उनमें जीवन का स्पंदन नहीं पाते, परमात्मा का अंतर्निहित स्वरूप नहीं देखते। फूल उनके लिए निरुद्देश्य फूलते हैं, नदियां बेमतलब बहती हैं, वायु निरर्थक चलती है, प्रकृति में वे कोई भी सौंदर्य नहीं देखते। तो भला उनकी प्रकृति, उनके काव्य में प्रकृति अपने सौंदर्य को अभिव्यक्त कैसे करेगी, या उनके पास सौंदर्य अभिव्यक्ति के शब्द कहां से आएंगे? अगर वे डालते भी हैं तो वे भी आरोपित किए से प्रतीत होते हैं, वे भी जबरदस्ती डाले हुए से प्रतीत होते हैं। तो कवि केशव के काव्य में प्रकृति तत्व जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, जिसको कहना चाहिए। हम प्रकृतिवादी कवियों की बात करते हैं, रीतिकाल के और कवियों की बात करें, उनमें बहुत अच्छा, बिहारी का प्रकृति चित्रण बहुत अच्छा है, घनानंद का प्रकृति चित्रण बहुत अच्छा है, अनेक अन्य कवियों के प्रकृति चित्रण बहुत अच्छे हैं। यानी हालांकि भूषण वीर रस के कवि हैं, लेकिन भूषण के काव्य में भी प्रकृति चित्रण केशव से अच्छा बन पड़ता है। तो बात केवल हृदय में जो भाव स्थायी रूप में स्थापित हैं उनकी है, उनके माध्यम से ही रसहीन और सरस हुआ जाता है। और बिहारी जो हैं वो कम से कम प्रकृति और प्रेम को लेकर रसहीन कवि माने जाते हैं। उनके काव्य में आचार्यत्व दिखाई देगा, पांडित्य दिखाई देगा, शब्द चमत्कार दिखाई देगा, अलंकार चमत्कार दिखाई देगा, हर तरह का और सभी कुछ सौंदर्य दिखाई देगा। प्रकृति नहीं दिखाई देगी और प्रेम नहीं दिखाई देगा। तो हम आज उन्हीं आचार्य की प्रकृति चित्रण पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है, सबसे पहली जो विशेषता है प्रकृति चित्रण की, केशव की, कठिन काव्य के प्रेत केशव की, तो वह है आलंबन रूप में परिगणनात्मक शैली में प्रकृति चित्रण। देखिए, प्रकृति का यथावत रूप, यथावत वर्णन आलंबन रूप में आता है। यानी प्रकृति हमेशा आलंबन का काम करती है, किसी भी रूप में, किसी भी भाव में, चाहे वो श्रृंगार हो, चाहे वो रुद्र हो, चाहे वो अन्य कोई भाव हो, वह हर रस में आलंबन का काम करती है। और यही भाव लाने की कोशिश केशव करते हैं, परंतु चूंकि हम पहले कह चुके हैं वे हृदयहीन कवि हैं, इसलिए उनके प्रकृति चित्रण में केवल उपकरणों के नाम दिखाई देते हैं। वे चमत्कार उत्पन्न नहीं करते प्रकृति को लेकर, और वर्णनों में चारुत्व दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल भी चारुत्व नहीं है, बिल्कुल भी सौंदर्य नहीं है। चारुत्व का मतलब होता है सौंदर्य, बिल्कुल भी सौंदर्य उनमें नहीं है। और यह भाव जैसे रामचंद्रिका में है, सरोवर का वर्णन है, विश्वामित्र के आश्रम का वर्णन है,
राम वाटिका का वर्णन है। ये सारे सहज मतलब ऐसे हैं जैसे ठीक है मुझे कहना है इसलिए मैं कह रहा हूं, कहीं सौंदर्य की अभिव्यक्ति इनमें नहीं है। जैसे उदाहरण देखिए, शुभ सर शोभे मुनि मन लोभे, सरसिज फूले अति रस झूले, जलचर डोले बहु खग बूले। सौंदर्य कहां है? सौंदर्य इसमें कहीं दिखाई नहीं देता, केवल शब्दों को यथास्थान रखा गया है और एक आश्रम का चित्र प्रस्तुत किया है। बहुत सारे पक्षी बोल रहे हैं, जलचर डोल रहे हैं, सरसिज कमल फूल रहे हैं, खिले हुए हैं और मुनि के मन को ये सुशोभित कर रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। इसमें कहीं भी सौंदर्य लालित्य दिखाई नहीं देता। मजबूरी वश रखे गए शब्दों का समूह प्रकृति चित्रण के रूप में केशव के काव्य में दिखाई देता है। ऐसे प्रसंग केवल केशव के काव्य में परंपरागत रूप से परंपरा का पालन करने के लिए रखे जाते हैं। और इसी भाव में जैसे हम एक और उदाहरण देखते हैं, सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहां एक घटी निघटी, रुचि मीचु घटी हूं घटी, जग जीवन जतिन की छूटी तटी, अद ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, चहु ओर नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी बन पंचवटी। पंचवटी का वर्णन है और इस पंचवटी के वर्णन में जो इन्होंने प्रयोग किए हैं, शब्द प्रयोग किए हैं, वो एक बड़े गंभीर धीर गंभीर सन्यासी की प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करते हैं। प्रकृति का जो सौंदर्य होना चाहिए, प्रकृति का जो लालित्य पंचवटी के वर्णन में होना चाहिए, वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो हर कवि की अपनी विशेषता होती है, ऐसे ही केशव की अपनी विशेषता है। केशव अपनी विशेषताओं के अंतर्गत अपने आचार्यत्व के अंतर्गत कविता लिखते हैं, इसलिए उनके शब्दों में, उनके भावों में, उनके अर्थों में बहुत नाप तोल होता है। जो आचार्यत्व धारण किए हुए कवि होते हैं, जो आचार्य होते हैं, उनके शब्दों, भावों और अर्थों में बहुत नाप तोल होता है, ना इधर रत्ती ना उधर रत्ती। और केशव ने इसका पालन किया है, इसलिए वे आचार्य केशव है। अगला जो इसमें आता है प्रकृति चित्रण की विशेषताओं में, वह उद्दीपन रूप का प्रकृति चित्रण। पहले था आलंबन रूप में, अब देखिए उद्दीपन रूप में कि मनुष्य की मनोदशा के अनुरूप प्रकृति सुखद या दुखद प्रतीत होती है, बनती है। अगर हमारी मनोदशा बहुत अच्छी है, आज हम बहुत प्रसन्न हैं, तो प्रकृति का हर तत्व हमें आनंद देता है। कोयल की कूक भी अच्छी लगती है, बारिश का गिरना भी अच्छा लगता है, मोर का नाचना भी अच्छा लगता है, पपैये का पुकारना भी अच्छा लगता है, भंवरों का गुंजन भी अच्छा लगता है, फूल का खिलना भी अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। हल्की सरसिज पवन चलने का भी अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन यदि हमारी मनोदशा ही खराब हो, हमें या तो क्रोध आ रहा है या हम अंदर से दुखी हैं, हमारे विरह का भाव जागृत हो रहा है, तो ये सारी चीज परिवर्तित हो जाती हैं। ना बरसती बारिश अच्छी लगती है, ना कोयल की कूक अच्छी लगती है, ना मोर का नाचना अच्छा लगता है, ना पपैये का बोलना अच्छा लगता है, ना भंवरे की गुंजार अच्छी लगती है, ना फूल का खिलना अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये सब विपरीत हो जाता है। यह उद्दीपन भाव का प्रकृति चित्रण है। तो प्रकृति चित्रण का उद्दीपन भाव जो है वह मनोस्थिति के आधार पर अपने भाव को अभिव्यक्त करता है, अपनी परिभाषा देता है। तो यहां प्रकृति का जो उत्कर्ष रहता है, सौंदर्य रहता है, वो सापेक्ष भाव में होता है। वह जब मनुष्य की मनोवृत्ति सापेक्ष होती है, प्रेममयी होती है, तब वह सब कुछ सुंदर लगता है, और जब वियोग में होती है तो सब कुछ उलट हो जाता है। एक चीज हम देखते हैं प्रकृति चित्रण का वर्णन करते हुए, राम के वन गमन में के बाद का वर्णन है, और घाम को राम समीप महाबल सीतहि, लागत है अति शीतल, मार्ग कीरज तपति है अति, केशव सीतहि लागत शीतल। कवि कहते हैं कि मार्ग में बहुत अधिक तपन है, रेत जल रही है, लेकिन सीता के साथ राम है और राम के साथ सीता है, तो वो सब कुछ शीतल लग रहा है, क्योंकि यहां प्रेम का रूप, प्रेम का जो भाव है
श्रृंगार का जो संयोग पक्ष का भाव है वो सापेक्ष है, वो सही मायने में देखें तो उद्दीपन के रूप में स्थापित हो रहा है, इसलिए सब कुछ अच्छा लग रहा है। और वही चीज जब सीता का हरण हो जाता है और राम विरहाकुल होकर, व्यथित होकर इधर उधर सीता को ढूंढ रहे हैं, सीता को खोज रहे हैं, तब प्रीति की डोर से बंधे हुए राम रो रहे हैं, रोते कलपते पेड़ पौधों से पूछते हैं, सीता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस प्रसंग में केशव ने देखिए वर्णन किया है कि सुनि साधु तुम्हें हम बूझन आए, रहे मन भौन कहाँ धरी के, सिए को कछु सोधु कहो करुणामय, हे करुणा करी के वही प्रकृति है, वही भाव है, वही झरना है, वही सारा सब कुछ है, लेकिन आज चूंकि मन में विरह है इसलिए उद्दीपन का रूप परिवर्तित हो गया, बदल गया है। तो केशव ने उद्दीपन रूप में जो वर्णन किया है प्रकृति का, वह भी सहज शब्दों के समायोजन मात्र है और कुछ नहीं है। उसमें लालित्य, उसमें गंभीरता, उसमें सरल सहजता, उसमें सरलता और हार्दिक आत्मीयता उसमें दिखाई बहुत कम देती है। अगली विशेषता है इनकी प्रकृति चित्रण की, अलंकारिक शैली में प्रकृति का चित्रण जो इन्होंने किया है, इसमें निष्णात थे केशव। केशव अलंकारवादी कवि थे और इसमें वे बिल्कुल निष्णात थे। उन्होंने सभी तरह के अलंकारों का प्रयोग किया है, क्लिष्ट और विकृतता की स्थिति तक इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया, यानी जो सहज अलंकार थे उनको भी उन्होंने क्लिष्ट बना दिया, विकृत कर दिया, क्योंकि चूंकि अलंकारवादी कवि थे इसलिए अलंकारों में प्रयोग करना अपनी इनकी विशेषता थी, और उस प्रयोग के चलते कई बार अलंकार भ्रष्ट हो गए, और अलंकार जहां भ्रष्ट हुए वहां काव्य में क्लिष्टता और अधिक आ गई, और प्रकृति का जो सहज स्वरूप प्रस्तुत होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इस दृष्टि से अयोध्या के प्रसादों में फहराती पताकाओं का वर्णन उत्प्रेक्षा में करते हैं केशव कि शुभ द्रोणगिरी गण शिखर ऊपर उदित औषधि सी जनो, बहु वायु वश वारिद बहोहरि अरुज दामनी दुति मनो। यह वर्णन किसी और तरीके से कुछ और सुंदर प्रतीत हो सकता था, बन सकता था, लेकिन यहां इन्होंने द्रोण पर औषधि के रूप में उन पताकाओं का वर्णन किया और क्लिष्ट कर दिया। कुछ छवि अलग है, वर्णन अलग है, विचार अलग है। जब पाठक श्रोता इसको पढ़ते सुनते हैं तो उनके मन में अयोध्या की अट्टालिकाओं पर फहराती ध्वजाओं का जो चित्रण उपस्थित उनके मन में हुआ होगा, इसको सुनते ही तो एक अलग छवि उनके मन में बनी होगी, लेकिन जब पढ़ा और सुना होगा तो बिल्कुल उलट है। तो कवि की अपनी मनोस्थिति जो है वो उन्होंने कविता के रूप में प्रस्तुत की है। इसलिए प्रकृति चित्रण के बारे में जैसे हमने पहले कहा था कि कवि बहुत खिंचे हुए हाथ के हैं, कंजूस प्रकृति के हैं केशव जी, और उन्होंने प्रकृति में बहुत अधिक लालित्य उत्पन्न नहीं किया। अगली विशेषता इनकी जो है वह है बिंब प्रतिबिंबात्मक प्रकृति चित्र। बिंबात्मक वर्णन इन्होंने कभी कभी कहीं कहीं किया है प्रकृति चित्रण के माध्यम से, और उसमें प्रभात वेला का जो इन्होंने वर्णन किया है उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं कि तारे जो हैं वो धीरे धीरे छुप रहे हैं, सूर्य उदय होने को है। चढ़ी गगन तरुधाई दिनकर वानर अरुणमुख, कीनो झकी जदुराई सकल नख तर को कुसुम बिन। अर्थात वानर ने, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वानर ने सूर्य को ग्रस लिया हो, है ना, या वानर के मुख से सूर्य बाहर आ रहा हो धीरे धीरे, और सारे तारे जो हैं वो उसको देखकर छुप रहे हों, भाग रहे हों। तो एक अलग कल्पना, एक अलग बिंब, एक अलग प्रतीक इन्होंने प्रस्तुत किया और कोशिश की है इसको चित्रोपम बनाने की, और साथ ही अलंकारवादी दुरूहता जो इनकी विशेषता है वह इसमें दिखाई देती है, उससे वे अलग नहीं हो पाते हैं। अगली विशेषता है इनके काव्य में प्रकृति चित्रण की, वह है क्लिष्ट कल्पनात्मक वर्णन। जैसा कि प्रारंभ में मैंने कहा था,
हमने केशव पे और 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको देखिए पीछे जाकर लाइब्रेरी में, कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, केशव का प्रकृति चित्रण, सॉरी केशव का जो काव्यगत विशेषताएं, केशव की और केशव पर जो प्रश्न बनने वाले हैं वो, उन सबको हमने अलग अलग वीडियो में डाला हुआ है आपके लिए। तो यहां हम प्रकृति चित्रण पर बात कर रहे हैं कि क्लिष्ट कल्पनात्मक चित्रण इन्होंने अपने काव्य में डालने का प्रयास किया। यह केशव की विशेषता है, पहले भी कह चुके हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी नहीं बैठता। प्रकृति को वे पता नहीं किस नजर से देखते हैं। प्रकृति उनके मन में सौंदर्य, लालित्य, प्रेम उत्पन्न ही नहीं करती। इसलिए इनके साहित्य में प्रकृति तटस्थ है, हाशिए पर खड़ी दिखाई देती है। और वे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से प्रकृति दृश्यों के वर्णन की भला क्या आशा की जा सकती है जो स्वयं कठिन काव्य का प्रेत हो। तो प्रारंभ से अंत तक जो एक छवि केशव की बनती है वो कठिन काव्य, एक क्लिष्ट काव्य के कवि के रूप में बनती है, काव्यकार के रूप में बनती है। आचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि प्राकृतिक अतुलित सौंदर्य से प्रभावित होने के लिए जिस भावुकता की आवश्यकता होती है उसका केशव में सर्वथा अभाव है। इसलिए प्रकृति चित्रण की तो कामना हमें केशव से करनी ही नहीं चाहिए। केशव के काव्य में जहां भी प्रकृति चित्रण है वो केवल शब्द जाल है, शब्दों का भंडार है, शब्दों का समूह है और कुछ नहीं। केशव ने केवल एक भाव, एक चित्र उपस्थित करने के लिए प्रकृति को डाला और उसको प्रत्येक पाठक और श्रोता अपने मन स्थिति के अनुसार समझ ले। केशव ने कहीं कोई श्रम नहीं किया प्रकृति को सुंदरता प्रदान करने के लिए। वे केवल क्लिष्टता का भौतिक व्यायाम करते हैं, क्लिष्टता का बौद्धिक व्यायाम करते हैं, और साथ में केशव अपने प्रकृति चित्रण के मायने में के माध्यम से बिल्कुल शून्य रूप में उपस्थित होते हैं। यानी प्रकृति चित्रण की बात की जाए या प्रकृति की बात की जाए तो केशव के काव्य को उठाकर एक तरफ रख देना चाहिए। यदि यह प्रश्न आपके इसमें आता है, परीक्षा में आता है, तो यह बहुत सिंपल सीधा सा प्रश्न है कि इसमें केशव ने कहीं भी प्रकृति का मनोहारी चित्र उपस्थित नहीं किया है। इस चीज को सबसे पहले ध्यान दीजिए। केशव कठिन काव्य के प्रेत थे, केशव अलंकारवादी कवि थे, केशव चमत्कारवादी कवि थे, तो ये सारी चीजें तो उनके काव्य में दिखाई देती हैं। लेकिन प्रकृति चित्रण के रूप में केवल शब्दों का एक जाल उन्होंने बार बार बुना है और उसका प्रभाव जो है वो बहुत कम पाठक और श्रोता पर पड़ा है। इसलिए कभी भी केशव प्रकृतिवादी कवि नहीं बन पाए हैं। तो इस वीडियो के साथ आप केशव के और भी वीडियो खोलकर देखें तो आप केशव को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और इसके अलावा हम देखते हैं कि केशव पर और क्या प्रश्न बनते हैं, क्या हमसे छूट गया है, हम उस पर एक वीडियो आपको इस क्रम में ही डालेंगे। इसी क्रम में, यानी अगली वीडियो इसके बाद ही आएगी। जो भी पार्ट केशव का छूट गया है उसको पूरा करेंगे और केशव का भी अपने आप में कंप्लीट हमने कर दिया है पाठ्यक्रम में। तो आप केशव की तैयारी पुराने वीडियो निकालकर उनसे करिए और आज के इस वीडियो के साथ केशव के प्रकृति चित्रण को तैयार कीजिए। नमस्कार।